नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। छत्तीसगढ़ की तमाम खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। शुरुआत करेंगे रायपुर की एक अहम खबर के साथ, जहां बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर अब प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। अब नियम ये सख्ती से पालन कराए जाएंगे कि बिना मास्क लोगों को पेट्रोल, डीजल और राशन भी नहीं दिया जाएगा। फिजिकल डिस्टेंस जरूरी होगा और मास्क पहनना हर शख्स के लिए अनिवार्य होगा। बिना मास्क के शराब बेचने पर भी कार्रवाई होगी। इन नियमों का पालन कराने के लिए कलेक्टर ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। मोहन तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर से। मोहन, हालांकि जो गाइडलाइंस हैं इससे पहले उनमें इन तमाम बातों का जिक्र है, लेकिन लापरवाही के चलते लोग पालन नहीं करते हैं। और इसीलिए जिला प्रशासन ने तय किया है कि अब इन गाइडलाइनों का कड़ाई से पालन कराने के लिए सख्ती बरती जाएगी और इसके लिए जुर्माने का निर्देश दिया गया है। साथ ही जो सरकारी सुविधाएं हैं, जो भी उपयोग करने के लिए व्यक्ति पहुंचेगा, उसे इस गाइडलाइन के तहत मास्क का उपयोग जो है वो करना जरूरी होगा। और 3-4 प्रमुख जो सरकारी सुविधाएं हैं उनका जिक्र किया गया है, जिसमें राशन अगर किसी को लेना होगा तो मास्क पहनकर जाना होगा। शराब की दुकानों में भी इस नियम का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं कि कोई व्यक्ति अगर इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का बिना पालन किए, बिना मास्क के वहां आता है तो वहां पर भी उसे सामान नहीं दिया जाएगा। राशन अगर चाहिए तो मास्क लगाकर पहुंचना होगा। इसी तरीके से पेट्रोल पंप में भी ये नियम सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं कि बिना मास्क के कोई व्यक्ति आता है तो उसे पेट्रोल ना दिया जाए। तो सख्ती की तैयारी सरकार ने कर ली है और इसी संबंध में ये दिशा निर्देश नए सिरे से जारी किए गए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। नियम पहले से थे, लेकिन जिस तरह से कोरोना राज्य में बेकाबू होता नजर आ रहा है और संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, विधानसभा में भी आज जो कार्रवाई हुई उसमें इसी मुद्दे को लेकर चर्चा हुई। गर्मा गर्म बहस सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हुई और इसी बीच शाम होते होते रायपुर कलेक्टर ने आदेश जारी किए कि जो नियम, जो गाइडलाइंस कोविड-19 को लेकर बनाई गई हैं, कड़ाई से उनका पालन किया जाए। फिजिकल डिस्टेंस हर जगह रखा जाए, मास्क पहना जाए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो पेट्रोल नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा। राशन की दुकान पर राशन लेने जाते हैं तो भी मास्क और सोशल डिस्टेंस के पालन जरूरी होंगे। और इस बार प्रशासन इन तमाम गाइडलाइंस को लागू करने के लिए सख्ती बरतने को भी तैयार नजर आ रहा है। और इस बीच राज्य सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आया है और खबर यह है कि अब बस संचालकों को मासिक कर में छूट देने के लिए सरकार तैयार है। सितंबर-अक्टूबर 2000 के मासिक कर में सरकार बस संचालकों को छूट देने जा रही है, लेकिन ड्राइवर, कंडक्टर और क्लीनर को वेतन देने पर ही सरकार इस छूट का लाभ बस ऑपरेटर्स को देगी। मई और जून 2 महीने का जो देय मासिक कर था उसमें छूट प्रदान की गई थी। उसके बाद जुलाई और अगस्त की स्थिति ये थी कि विभाग की तरफ से ये छूट प्रदान किया गया था कि जो के फॉर्म, एम फॉर्म जो भरेंगे तो वो बसों को खड़े कर सकते हैं और जो संचालन नहीं करेंगे उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो ये 2 महीना बीत चुका। तो जिनको चलाना था वो चलाए, जिनको नहीं चलाना था उन्होंने के फॉर्म, एम फॉर्म भर दिया। तो उसमें जो देय मासिक कर की कोई स्थिति उत्पन्न नहीं है, न कोई विवाद की स्थिति है। अब बात आती है सितंबर और अक्टूबर। तो ये 2 माह के लिए जो बातें तय हुई है वो मैं आपकी जानकारी में ला देता हूँ। अंतर्राज्यीय और अखिल भारतीय जो पर्यटक परमिट के वाहन हैं और समस्त मंजिली गाड़ी जिसमें स्लीपर वगैरह होते हैं, उनको माह सितंबर और अक्टूबर 2020 के देय मासिक कर में छूट प्रदान किया जाएगा। ये मुख्यमंत्री जी की सहमति हो गई है और इसीलिए मैं उसकी घोषणा करने यहाँ आया हूँ। तो माह सितंबर और अक्टूबर का छूट यात्री वाहनों को दिया जाएगा, लेकिन उसमें एक कंडीशन है। उसमें जो कंडीशन ये है कि देय मासिक कर में उन्हीं बस संचालकों को दिया जाएगा जो ये प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके यहाँ जो कर्मचारी कार्यरत थे, ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर, उनको वेतन का भुगतान उन्होंने किया है।
तो विगत 3 माह का वेतन का भुगतान यदि ड्राइवर, कंडक्टर और क्लीनर को किया गया है तो ऐसे बस संचालकों को छूट दिया जाएगा। चलिए, ये साफ तौर पर बयान है, मोहम्मद अकबर मंत्री हैं, उनका कहना है कि सरकार ये छूट, ये लाभ ज़रूर देने जा रही है, लेकिन एक शर्त का जिक्र उन्होंने कर दिया। अभिषेक शुक्ल इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी रायपुर से सीधे इस खबर पे बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक जी, कुछ बातें इस खबर से जुड़ी आपसे जानना चाहूँगा। एक तो ये कि छत्तीसगढ़ में फिलहाल क्या स्थिति है, कितनी बसें चल रही हैं, कितनी बसें खड़ी हैं। दूसरी बात ये कि लंबे समय से ये मांग की जा रही थी कि सरकार टैक्स में रियायत दे। हालांकि बसें पिछले कई महीनों से खड़ी हुई हैं, सरकार अब रियायत देने को तैयार है, लेकिन जो शर्त लगाई है कि पिछले 3 माह में आपने उन खड़ी हुई बसों के बावजूद अपने कर्मचारियों को तनख्वाह दी होगी। सवाल क्या ये भी है कि इस बात से पेंच फंसेगा? अभिषेक जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, संपर्क करने की कोशिश करेंगे। राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सितंबर-अक्टूबर 2020 के मासिक कर में वो तमाम बस संचालकों को रियायत देने जा रही है। उसका कहना है कि लगातार ये मांग बस ऑपरेटर्स के जरिए उठाई गई थी कि अगर सरकार उन्हें टैक्स में छूट देती है, रियायत देती है, तो अपनी बसों को सड़क पर उतारने के लिए तैयार हैं। तो अब इस फैसले के बाद बस संचालकों को राहत मिलेगी और उम्मीद की जानी चाहिए कि तमाम बसें अब सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। अभिषेक शुक्ल हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ दोबारा जुड़ गए। अभिषेक जी, बड़ा फैसला सरकार का कहा जा सकता है, लेकिन जिस शर्त की बात सरकार ने कर दी कि जो बसें अब तक नहीं चल रही थीं, सड़क किनारे खड़ी थीं, उनके ऑपरेटर्स को ये शो करना होगा कि वो अपने कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन लगातार दे रहे थे। क्या लगता है, इस शर्त से कहीं पेंच उलझेगा? बिल्कुल उलझ सकता है सोहेल, इसमें कोई दो राय नहीं। जहां तक मैं पहले बता दूं कि छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के बाद से कोई भी बसें अभी नहीं चल रही हैं। बीच में कुछ समय बसों का संचालन हुआ था, लेकिन लॉकडाउन के बाद एक बार फिर से बंद हो गया था। उसमें भी 10% बसें चल रही थी। बस संचालकों की मांग थी कि उनके कर को माफ़ी किया जाए, किराया वृद्धि समेत 8 मांगे उनकी थी, जिसके बाद सरकार और उनके बीच सहमति नहीं बन पाई। अब सरकार ने 2 महीने और छूट देने की बात कही कि कर आपकी माफ़ कर दिया जाएगा सितंबर-अक्टूबर का, लेकिन शर्त साथ में रखी है कि कंडक्टर, ड्राइवर, क्लीनर को वहाँ पर सैलरी दी जाए। अभी की स्थिति, वर्तमान हालात तो पता नहीं, लेकिन बीच में हमारी कंडक्टर और ड्राइवरों से बात हुई थी, उनका कहना था उनको वेतन नहीं मिल रहा है। अब ये शर्त सरकार ने रखी है कि जो वेतन दे रहा होगा उसी को मिलेगा। हालांकि अब कंडक्टर और जो ड्राइवर की बात कर ले जाए, उनके पास क्या ऑप्शन होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, नहीं होते हैं, वो अपनी बात कितना रख पाते हैं तो बात की बात है, लेकिन सरकार की फ़िलहाल ये शर्त ज़रूर है। उसके अलावा अंतर्राज्यीय जो बसें हैं उनको भी सरकार ने सोल बता दी, ये परमिट दे दिया है कि वो बसें चला सकते हैं, इनके पास अंतर्राज्यीय परमिट है। तो उनके साथ भी शर्तें रखी गई है, सोशल डिस्टेंस, मास्क, सैनिटाइज़र, पान गुटखा कोई नहीं खाएगा, ये तमाम शर्तें हैं। बस संचालक अब इस शर्तों पर कितने राज़ी होते हैं, ये बहुत अहम बात है। छूट तो कर में मिल गई है, जैसा कि परिवहन मंत्री ने कहा है, लेकिन बस संचालकों का कहना था उनका खर्च भी नहीं निकल पा रहा क्योंकि उनको यात्री नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए उन्होंने किराया वृद्धि समेत और भी बहुत सारी मांगे रखी थी। क्या वो सिर्फ इन कर 2 महीने के कर माफ़ी पर तैयार हो जाएंगे बसों के संचालकों को लेकर, इसमें संशय की स्थिति ज़रूर है। मुझे लगता नहीं कि बस संचालक इतनी आसानी से मानेंगे, क्योंकि उनका मानना था उनका खर्च भी नहीं निकल पा रहा है, डीजल का खर्च नहीं निकल पा रहा है, यात्रियों की संख्या बहुत कम है। तो अब वो इसके बाद तय करेंगे कि आखिरकार क्या होता है, क्या वाकई बसों का संचालन हो पाता है, नहीं हो पाता है। हालांकि सोहेल, बिना बसों के संचालन के आम आदमी को बहुत दिक्कतें हो रही है। एक जगह से दूसरी जगह वो कैसे जाए, ये बड़ी दिक्कतें उसे हो रही है। हर किसी के पास प्राइवेट गाड़ी करने का साधन नहीं होता, पैसे नहीं होते। ऐसे जो खास तौर पे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल या गरीब व्यक्ति के खास तौर पे बात कर लें, उनका आना जाना बिल्कुल थमा हुआ है और व्यापारिक गतिविधियों पर भी इससे असर पड़ा है। बिल्कुल, और एक बड़ा तबका देश में ऐसा है जो ट्रेन से सफ़र नहीं करता है, ना प्राइवेट टैक्सी से सफ़र करता है। ट्रेन की अपनी लिमिटेशंस हैं, वो हर गांव से नहीं जुड़ी हैं और प्राइवेट टैक्सीज करना बहुत महंगा है। ऐसे में बड़ा तबका इन बसों के जरिए सफ़र करता है और कोरोना महामारी के काल में हमने देखा कि जो तमाम बसें सड़क किनारे खड़ी हो गई, इनके पहिए थम गए। करोड़ों लोग मजबूर हैं
वो जहां हैं वहां फंसे हुए हैं। आना जाना, चाहे वो व्यापार के लिहाज से हो, रोजगार के लिहाज से हो, नौकरी के लिहाज से हो, तमाम बंद पड़ा है। लोगों को भारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकारें चाहती हैं कि तमाम व्यवस्थाएं पटरी पर लौटें, लेकिन जो लोग इसमें मददगार हैं, दरअसल वो भी मजबूर हैं। बसें इतने महीनों से सड़कों किनारे खड़ी हैं। ऐसे में उनको लगता है कि जो टैक्स सरकार उनसे वसूल रही है वो उन पर एक बोझ है। शर्तें जो लगाई गई कि आप कम सवारियां बैठाएंगे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करवाएंगे, उनको मास्क मुहैया कराएंगे, इधर पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़े। ऐसे में बसों को सड़कों पर उतारना बस ऑपरेटर्स के लिए भी मुश्किल हो रहा है। अब देखना है कि सरकार के इस फैसले के बाद क्या कुछ रिएक्शन बस ऑपरेटर्स की तरफ से आता है और क्या कोई ऐसी स्थिति बन पाती है कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से आम लोगों की ट्रांसपोर्ट की लाइफलाइन कही जाने वाली बस दोबारा से सड़क पर दौड़ती नजर आएगी। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा में कोरोना संक्रमण को लेकर बीजेपी के स्थगन प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आज जमकर बहस हुई। ब्रजमोहन अग्रवाल ने चर्चा के दौरान एक बड़ा बयान दे दिया, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। ब्रजमोहन अग्रवाल ने यह कह दिया कि छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण बढ़ने का सबसे प्रमुख कारण मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बीच बातचीत का न होना है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में संक्रमण पर लगाम नहीं लग पा रही। अग्रवाल का यह बयान सामने आया और इस पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने आपत्ति दर्ज कराई। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने अग्रवाल की भाषा पर आपत्ति दर्ज की, तो अमरजीत भगत ने कहा कि अग्रवाल का बयान ही आपत्तिजनक है। वहीं इस मसले पर मोहन मरकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बाकी राज्यों के मुकाबले स्थिति बेहतर है। राहुल गांधी ने फरवरी में ही अलर्ट किया था, तब केंद्र की सरकार नमस्ते ट्रंप का आयोजन कर रही थी और कुल मिलाकर आज की कार्रवाई बेहद हंगामेदार रही। क्योंकि अधिकांश जगह जिला से लेकर चलिए। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा सरकार कैसे चल रही है। मैंने पहले ही जानकारी दी कि माननीय भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्रित्व काल में सरकार अब तक का ऐतिहासिक और बहुत बढ़िया सरकार चल रहा है। ये प्रदेश की पूरी जनता जानती, और यही काम अगर मैंने बताया 8वें क्रम का 5वें क्रम का आपने ईएनसी बनाया, हमने तो वो भी नहीं किया। 5वें क्रम का हमने नहीं किया है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पहली बार अगर आप डीपीसी करवा दिए होते 1.5 साल पहले और सबको प्रमोशन कर दिए होते तो आज ये स्थिति नहीं आती। शुरू 13 साल की बात छोड़िए ना, 15 साल आपको दिया गया। 15 साल की बात में 15 साल में आप क्या किए? 15 साल आदेश दिया गया था। अभी हमारा 15 महीने का है, होने के बाद में पोस्टिंग हो नहीं रहा है। 15 महीने हो गया में जो वैकेंसी निकाले गई प्रक्रिया पूरी हो गई, लेकिन प्रक्रिया होने के बाद में उसके नियुक्ति आदेश हो नहीं रहे। हो गया, और हो गया। उसके बाद बोल रहे हैं हो गया, ये ऐसी सरकार चलाइए आप, ऐसी सरकार, हमको क्या दिक्कत हो गया। हम उदाहरण देते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल ने अनुपूरक बजट पेश किया। यह बजट 3,807 करोड़ 46 लाख का था। सदन में कल इस बजट पर चर्चा की जाएगी। बाईस सन 2005 की धारा 25 की धारा 4 के अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019 पटल पर रखता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1973 क्रमांक 43 1973 की धारा 8 के रूप धारा 2 के अपेक्षानुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा अपेक्षित स्थानीय नगरीय निकायों एवं पंचायत राज संस्थाओं के वार्षिक प्रतिवेदन अपेक्षण अवधि वर्ष 2011-12 से 17-18 तक खंड 1 खंड 2 पटल पर रखता हूँ। रायगढ़ में बीजेपी नेता ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर धर्मांतरण को संरक्षण देने का एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कांग्रेस के संरक्षण में कई जगह भय और प्रलोभन देकर धर्मांतरण करवाए जाने की बात कही है।
इस मामले को लेकर बीजेपी नेता ओपी चौधरी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर सीएम और राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही यूरिया की कालाबाजारी पर रोक लगाने की मांग भी रखी है। जब से कांग्रेस की सरकार बनी है उसके बाद से सरकारी संरक्षण पे, कांग्रेस के संरक्षण पे बहुत सारे जगहों पे भय और प्रलोभन के आधार पे धर्मांतरण कराया जा रहा है, जो हमारे सामाजिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही खतरनाक स्थिति की ओर निर्मित हो रहा है। भाठन पालिका आपने मामला देखा ही होगा, जिसमें पूरे गांव में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित हुई थी। खरसिया में, खोला क्षेत्र में, खम्हार गांव में चर्च निर्माण अवैध तरीके से कराया जा रहा है और वहां पर भी इसी तरह की चीजें सामने आ रही। छत्तीसगढ़ के लिए एक अहम खबर, नीति आयोग की लिस्ट में छत्तीसगढ़ को चौथी रैंकिंग मिली है और ये रैंकिंग लैंडलॉक राज्यों में जो सर्वे हुआ उसके मुताबिक दी गई। निर्यात की तैयारियों के मामले में नंबर 4 पर छत्तीसगढ़ आया है। हालांकि नीति आयोग ने राज्यों को कई कैटेगरीज में बांटा है, लेकिन उनमें छत्तीसगढ़ को 55% से ज्यादा अंकों के साथ चौथी रैंकिंग मिली है और छत्तीसगढ़ से आगे सिर्फ राजस्थान, तेलंगाना और हरियाणा ही है। तटीय, हिमालयन और लैंडलॉक राज्यों की कैटेगरी बनाई गई थी। इसमें जो लैंडलॉक राज्य थे उनमें छत्तीसगढ़ को चौथा नंबर मिला है। मोहन तिवारी इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं। मोहन, एक तो ये जानना चाहेंगे कि ये जो सर्वे था ये किस आधार पर हुआ जिसमें चौथे नंबर पर आया और इससे छत्तीसगढ़ को लाभ क्या? देखिए, छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि ऐसे बहुत कम राज्य हैं जो कि स्थानीय भूभाग से घिरे हुए हैं, जहां पर पहाड़ नहीं है या फिर समुद्री तट नहीं है। उसके बाद भी निर्यात को बढ़ाने के लिए इन राज्यों ने जो कदम उठाए हैं उस आधार पर ये रैंकिंग जारी की गई है। नीति आयोग क्योंकि अलग अलग कैटेगरी वाइज राज्यों को रैंकिंग प्रदान करता है, तो उसमें छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी बात ये रही कि छत्तीसगढ़ से खास तौर पर वन उपज के निर्यात की जो संभावनाएं बनी हैं उस आधार पर छत्तीसगढ़ को ये 55.95 अंकों का रैंकिंग मिली है, जिससे वो चौथे स्थान पर आ गया है। उससे केवल राजस्थान, तेलंगाना और हरियाणा राज्य ही आगे हैं। तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य ने जो काम किया उस वजह से उसे देश में चौथी रैंकिंग मिली है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो लैंडलॉक राज्यों की कैटेगरी में छत्तीसगढ़ आता है, यानी जिसकी सीमाएं चारों तरफ से जमीन से लगी हुई हैं, उसके आसपास राज्य हैं, तटीय नहीं है, हिमालयन नहीं है। तो जो लैंडलॉक राज्य हैं उसकी कैटेगरी में चौथा नंबर मिला है। निर्यात का जो बात कही जा रही है, जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ लैंडलॉक राज्य है, लेकिन यहाँ से जो निर्यात की संभावनाएं हैं, जो प्रतिशत देखा जा रहा है, उसके मुताबिक चौथा नंबर छत्तीसगढ़ को मिला और ये एक सम्मान की बात किसी राज्य के लिए हो सकती है।